नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद मैंने हालांकि एक शो किया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में आकर के ये इच्छा जाहिर की थी कि भाव की राय ज़रूर सामने लेकर आएँ। तो भाव ने अपने चैनल पर भी वीडियो डाले हैं उस पर। आज शाम को संजय दीक्षित के चैनल पर भी थे और अब हम उनसे बात कर रहे हैं। भाव, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। भाव, महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? पहले एक मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य होते हैं, अब दूसरा मंत्री, वो भी जेल के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन वो अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक मंत्रियों की गिरफ्तारी क्या संदेश जा रहा है महाराष्ट्र के मतदाताओं में भी और देश में भी? नहीं, संदेश बिल्कुल साफ है कि हमको धक्के मारकर निकाल दो, हम तो ऐसे जाने वाले नहीं है। ये सीधा-साधा संदेश है और ये तो होना ही था। इसका कारण बिल्कुल सीधा है कि जब आप सत्ता में आए थे तो आपने तो चीटिंग की थी, लेकिन फिर भी देखो कुछ बातें ऐसी होती है कि लोग माफ भी कर देते। लेकिन आपने यानी महाविकास आघाड़ी जो बनी, ये तो चीटिंग थी, लोग समझते हैं। फिर भी अगर 2 साल हो गए आपने कुछ अच्छा काम किया होता, तो लोग भूल जाते हैं। गलती किससे नहीं होती? बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, हर पार्टी, टीएमसी हो, गलती तो हो जाएगी, इंसान ही है तो। कोई भी पार्टी में वो इंसान होता है और इंसान से गलती हो जाती है। अब जब गलती होती है तो गलती मानकर कोई सुधरने की कोशिश करे तो भारत की जनता इतनी बढ़िया है और समझदार है कि माफ कर देती है। लेकिन इनकी क्या बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र में जो आघाड़ी बनी है, इनको सरकार चलानी ही नहीं है। उनको बीजेपी को हैरान और परेशान करना, ये इनका मकसद बना है। और इसलिए ये जो कुछ नाटक करते रहे उससे बार-बार वो खुद परेशानी में आ जाते। देखो एक बात होती है कि वो आप अगर क्राइम अगर गुनाह देखते होगे, क्राइम पेट्रोल वगैरह ऐसे-ऐसे, तो वो जो पुलिस किसी को ढूँढते, कहाँ डाका डाला है, कहीं चीटिंग हुआ है, कहीं कुछ लूटा है, तो लोग वो जो खबरियों से काम कर लेते हैं पुलिस, और पुलिस क्या करते हैं कि भाई जिसकी आमदनी नहीं उससे भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं क्या? ज़रा ढूँढ लो। तो जो बन चुके होते हैं अच्छे, जो एक्सपीरियंस गुनहगार होते हैं, वो समझते हैं कि भाई अगर मैं लूटा तो बहुत कर ला, 10-15 लाख रुपए मेरी जेब में, लेकिन खर्चा करूंगा तो ध्यान में आएगा, इसलिए वो छुपा कर रखता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको वो अमीरी दिखाने की इतना हव्यास होता है कि उसमें फंस जाते हैं। तो इनकी बात ये है, इनको सत्ता इन्होंने काबिज की है, सत्ता चीट करके ले ली रे, तो ये एन्जॉय करते ना कम से कम। ये हर दिन बीजेपी फ्रस्ट्रेटेड है, वैफल्यग्रस्त है, ये भी बोलना मैं एक बार समझता हूँ। लेकिन अपने हमारे हाथ में सत्ता है, ये दिखाने के काम में इन्होंने इतने लोगों को दुःख दिया है, सताया है, परेशान किया है। उससे वो खुद बदनाम हो रहे हैं और फँस रहे हैं, एक ना दूसरे किसी न किसी मामले में फँसते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे का एक बयान आया था भाऊ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अ, मतभेद भुला करके जनता की भलाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस बयान का मतलब क्या था? और ये मतभेद अगर पैदा हो रहे हैं, अगर ये गिरफ्तारी का खेल हो रहा है, पहले नारायण राणे को इन्होंने ही गिरफ्तार किया, उनके बेटे को इन्होंने ही गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पहले तो अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके थे, वो भी पद के दुरुपयोग में, भ्रष्टाचार के मामले में। तो अब क्यों कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि राजनीतिक मतभेद भुला करके जनता की भलाई के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए?
तो ये तो देखो, बात ये होती है ना कि भाई खेल शुरू करना है, चलो खेल शुरू करते हैं। तो जिसके बैट हाथ में है, वो तो स्टंप के आगे खड़ा होगा ना, तब बॉलर बॉल डालता है। आप बोलोगे तुम बॉलिंग शुरू कर दो, अरे आप खड़े नहीं रहो स्टंप के सामने, तो शुरुआत कौन करेगा? जिसके हाथ में बैट है, वही तो सत्ता में बैठा है, उसने शुरुआत करनी चाहिए। आप क्या शुरू करते हो? तो आप इनके 12 एमएलए को सस्पेंड कर देते हो, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये भुलाकर आगे चलने की बात है, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई गवर्नर ने इनके 12 एमएलसी जो नाम निर्देशित किए हुए, उन पर सिग्नेचर नहीं किए, वो अटका पड़ा है। लेकिन उससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गवर्नमेंट तो चल सकती है ना। आपके पास मेजोरिटी है लोअर हाउस में, तो अच्छी गवर्नमेंट चलाते। अभी इतना चैलेंज बड़ा था कोरोना जैसा, तो कोरोना के सामने अगर महाराष्ट्र में आप अच्छा काम करते, तो लोग देवेंद्र फडणवीस को भुला देते थे। लोगों को ये नहीं, अरे क्या करके दिखाए, ये तो बिल्कुल नया है। और जिसने कभी चुनाव तक नहीं लड़ा, ये उद्धव ठाकरे नया लड़का है, इसने कितना बढ़िया काम कर दिया, ये लोग बोलते ना। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लोग बोलते। अब देखिए जो योगी के बारे में हो रहा है, तो चर्चा महाराष्ट्र से दुगुना उनका पॉपुलेशन है, लोक संख्या कितने, 25 लाख के आसपास है, हमारे 12-13 25 करोड़ है, उनकी 25 25 करोड़ जी। 26 करोड़ के आसपास है। जी, जी। तो दुगुनी लोक संख्या है, फिर भी वहां की कोरोना संक्रमण देखिए, हमारा देखिए महाराष्ट्र का, वहां का मृत्यु दर देखिए, हमारा देखिए। तो फिर ये कारण देखते रहते, हमको ये सेंटर ने मदद नहीं की, वो नहीं की, इसको नहीं की, उसको नहीं की। अरे जो कुछ है, आपको अगर नहीं की तो ओडिशा को किए। ओडिशा का चीफ मिनिस्टर तो एक बार किसी भी, हमने पिछले 22-23 साल नवीन पटनायक वहां के चीफ मिनिस्टर है। कितने सरकार, यानी बीच में यूपीए की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, उसके पहले अडवाणी की सरकार थी। कभी हमने सुना नवीन पटनायक को कंप्लेंट करते हुए? हाँ, उन्होंने बहुत सारा मानो कि सोने के घर बनवा दिए, चांदी के दरवाजे लगवाए, ऐसा तो नहीं हुआ है। फिर भी बार बार 5वीं बार लोगों ने उनको चुनकर दिया है, और ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। नाचन आने आंगन टेढ़ा, आपको सरकार चलानी ही नहीं है, आपको बीजेपी को हैरान परेशान करना है, उनको नीचा दिखाना है, और इसमें ये अड़े हुए आगे निकल नहीं रहे। तो आगे निकलना चाहिए, बोलना आसान है, करना तो आपके हाथ में। आपने क्या करके दिखाया? आपने कुछ करके दिखाया? उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं, अब देखिए कुछ महीने पहले जब ये विंटर सेशन चल रहा था, तो सभापति का चुनाव, गवर्नर को धमकियां देते कि आपकी परमिशन नहीं होगी तो कोई बिगड़ता नहीं, हम तो चुनाव कर लेंगे। आखिरी मोमेंट में पवार ने रोक दिया। इसकी क्या जरूरत थी? गवर्नर से रोज झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? तो इसमें आपको पता चलता है कि इनको काम वाम नहीं करना है, इनको बीजेपी बीजेपी की छेड़ कर निकालनी है, बस उससे आगे कुछ करना है नहीं। और उससे ही वो लोगों की नजरों में नालायक दिखाई दे रहे। और अनिल देशमुख हो या वसूली कांड हो, वाजे का मामला हो, देखो ना कैसे खुद एक्सपोज खुद को किया है। अगर आप ये सब नहीं करते, वाजे परमवीर, ये चीजें नहीं होती, अर्नब पर झूठा मामला नहीं दर्ज होता, तो देवेंद्र फडणवीस क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। देखो, मोदी नए नए चीफ मिनिस्टर थे, दंगा हुआ, वो साबरमती ट्रेन का कांड हो गया, पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ गया था, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से वो हैंडल किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने विधानसभा बर्खास्त की, हिंदुत्व के नाम पर उनको अच्छा वोट मिला, लेकिन अगले 5 साल उन्होंने जो काम किया, उसके बाद कोई मोदी को हिला नहीं पाया। और फिर 10-12 साल के बाद वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो यही तो मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे के लिए कितना अच्छा, कितनी संभावना थी, अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी थी।
कि भाई पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हो, लेकिन काम ऐसा करो कि लोग देखते रह जाए कि भाई क्या बात है, ये इंसान पहले से क्यों नहीं राजनीति में था, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा था, ऐसा लोग बोल देते। आज मोदी जी की उम्र 72 हो गई है, तो लोग बोलते हैं ना, ये 15-20 साल पहले राजनीति में आता तो देश का और कल्याण हो जाता। ऐसे लोग बोलते क्यों बोलते? क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो अपॉर्चुनिटी कितनी छोटी है बड़ी है उससे मतलब नहीं होता, उसका फायदा उठाने की आपके पास उसके लिए दिमाग चाहिए और इच्छा चाहिए। मुझे नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी के पास ऐसी कोई इच्छा है। उनको सिर्फ बीजेपी को छेड़ते रहना है, लोगों के लिए कुछ भी करना नहीं है। लेकिन भाऊ, जो बात आप कह रहे हैं, क्या वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से बनी सरकार के मुखिया कर सकते हैं? जिस तरह की इनकी रीति नीति रही है, कांग्रेस की भी एनसीपी की भी, जिस तरह के रिश्ते इनके गैंगस्टर से, अंडरवर्ल्ड से रहे हैं, जिस तरह का अतीत इनका लूटपाट का रहा है, इसमें क्या कोई साफ सुथरी सरकार चलाने की गुंजाइश ढूंढ सकता है, भले ही वो उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो? नहीं, देखिए, एक एक तो बात साफ है, मैं ऐसा नहीं मानता कि 100% अच्छी गवर्नमेंट चला लेते। पर आप मुझे एक बताइए कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? इससे क्या फायदा होने वाला था? ना समझो कांग्रेस करप्ट है, एनसीपी करप्ट है, शिवसेना अच्छी है, तो आप रोक सकते थे, नहीं भैया, एक पत्रकार को हाथ नहीं लगाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं किया इन्होंने? इसमें एनसीपी के सपोर्ट का क्या मामला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नारायण राणे कुछ शब्द इधर उधर बोल दे, उनको अरेस्ट करने के लिए निकल पड़े आप। ये क्या बात हुई? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो महाराष्ट्र का इतने सालों से चलते आया है, एसटी, उसके लोग स्ट्राइक पर है, अभी 3 महीने से ज्यादा समय हो गया। लोगों को बच्चों को परीक्षा है तो एक गांव से दूसरे परीक्षा केंद्र में जाने के लिए बस नहीं मिल रही है। इसके लिए कुछ करते एनसीपी या कांग्रेस ने उसके लिए तो रोका नहीं है ना। कोई मान लेता हूं कि जब मिली जुली सरकार होते है तो बहुत सारे अड़ंगे होते हैं, कुछ तकलीफ होती है, फिर भी 10%, 15%, 20% समाज का एक भी घटक मुझे ऐसा दिखाओ, एक हिस्सा ऐसा दिखाओ कि खुश है कि भाई इतना बड़ा बढ़िया काम तो इसके पहले किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। मीडिया छोड़कर, मीडिया एक घटक है कि जो उद्धव के खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर मीडिया छोड़कर बाकी के हिस्से हम देखें समाज के, तो हर कोई दुखी है। स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं हमारी परीक्षा नहीं हो रही है, नौकरी के लिए परीक्षा है, वो बोलते हैं परीक्षा बार बार रद्द हो रही है, कैंसिल हो रही है। जिनके लगे वो बोलते हैं हमको एडजस्ट नहीं कर रहे। एक एक हॉस्पिटल के डॉक्टर स्ट्राइक पर जा रहे हैं कि हमको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। समाज का अगर अगर हर एक हिस्सा, आज आज अब बात करें, आज की बात है, कोल्हापुर में बिजली की सप्लाई अधूरी है, इसलिए महावितरण का ऑफिस ही जला दिया किसानों ने, और ये यूपी के किसानों को सपोर्ट कर रहे। और यहाँ कोल्हापुर का किसान महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बिजली के ऑफिस को ही जला डाला। तो आपको समझ में आता है। अब इसमें एनसीपी हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो, किसी भी पार्टी ने किसानों को समय पर बिजली मिले इसके लिए रोका तो नहीं है ना। एक बात साफ है ओंकार जी, देखो कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो थोड़ा बहुत करप्शन होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन उसमें भी अगर कुछ फायदे होते हैं जनता के तो जनता खुश होती है। जी जी। महाराष्ट्र में आपको जनता का कोई भी हिस्सा, कोई भी धड़ा ऐसा नहीं दिखाई देता कि जो छाती फुलाकर सामने आ जाए कि भाई देखो ये हमारा कैसा चीफ मिनिस्टर, एक धड़ा नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए ना एनसीपी ने रोका है, ना कांग्रेस ने रोका है, ना शिवसेना ने कि कोई लीडर्स ने टोका है, आपको खुला अधिकार मिला है। अपोजिशन वाले चिल्लाए, बीजेपी कुछ बोलते, इग्नोर करो उनको, उनको देखो मत, तुम कुछ अच्छा काम करो जिस कारण लोग आपके आपके लिए आदर, आपके आदर भावना होगी।
सपोर्ट मिल जाएगा। नहीं किया, क्योंकि करना ही नहीं था। इनको सरकार इसलिए बनानी थी कि सिर्फ बीजेपी को नीचा दिखाना था, तो उसमें वो सक्सेसफुल है। भाऊ, अनिल देशमुख पर बहुत गंभीर आरोप लगे पद के दुरुपयोग के। 100 करोड़ रुपए हर महीने एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए वसूली करवाने के। सीबीआई से जांच के जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश नहीं दे दिए तब तक उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। 1.5 महीना 2 महीना छिछालेदार होती रही। मुख्यमंत्री भी चुप्पी साध गए, शरद पवार भी चुप्पी साध गए। ऐसा लग रहा था कि उनसे इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। अब नवाब मलिक बेहद गंभीर, बेहद संगीन आरोप लगे हैं। अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों के, उनको फंडिंग के, टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं। एक मंत्री पर आरोप लगे हैं जो शरद पवार के बेहद नजदीकी हैं। और आपके अनिल देशमुख भी शरद पवार के बेहद नजदीकी। चलो, अनिल देशमुख पे के ऊपर तो इतनी रिएक्शन नहीं किए शरद पवार ने शुरू में, लेकिन नवाब मलिक के गिरफ्तार होते के साथ ही शरद पवार का भी बयान, अजित पवार का भी, सुप्रिया सुले का भी, पार्थ पवार का भी, वलसे पाटिल का भी, मतलब एक सिरे से सबके बयान आने शुरू हो गए। क्या संदेश जा रहा है? आप एक ऐसे आरोपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिन पर दाऊद इब्राहिम की बहन से अवैध रूप से कारोबार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदने के आरोप लगे हैं। क्या मजबूरी है शरद पवार की? शरद पवार की मजबूरी क्या है? शरद पवार को खुद को बचाना है तो इनको बचाना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हो गए तो पवार ही खुद चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, और वो चीफ मिनिस्टर बने और छठे या सातवें दिन बम ब्लास्ट हुए थे। और उसमें भी उन्होंने एक झूठ कहा था कि 11 बम ब्लास्ट हो गए, तो उन्होंने कहा 12 हुए थे, जबकि सब ब्लास्ट हिंदू इलाके में हुए थे। तो लोगों की दिशा भूल करने के लिए, भटकाने के लोगों को इन्होंने मुस्लिम इलाके में भी एक्सपोर्ट हुआ, धमाका हुआ, ये झूठ ऐसा झूठ झूठ बोला था बोल झूठ दूरदर्शन पर बोलते हैं। आकर। जी 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 जी। तो ये बात तो छोड़ दो, ये तो पुरानी बात हो गई। मेरा कहने का मतलब सबसे बड़ा ये है आज, कि आज इन्होंने कोटरी में जाने के बाद भी अगर नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया, वो तो कैसे जीत करके आए हैं, इस ढंग से कल बाहर निकले, उनको कोर्ट ने कोटरी में भेजा है, और पूरा का पूरा महाविकास आघाड़ी सरकार इनके पीछे खड़ा हो गया। इसका मतलब सीधा है कि जब कभी अगले 5-6 महीने में कभी भी मुंबई कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला है, उसमें शिवसेना आज ही हार चुकी है, आज ही हार चुकी है। कुछ कुछ हफ्ते पहले की बात है, उद्धव ठाकरे ने बोला था कि सिर्फ मराठी मराठी क्या, शिवसेना ही हिंदुत्व की ओरिजिनल रक्षण करता है। और जब 93 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 92 के दंगे हुए थे, तब भाषा छोड़कर अमराठी हो फिर भी सब हिंदुओं का बचाव शिवसेना ने किया था। तो किससे बचाव किया था? बचाव नवाब मलिक से किया था, दाऊद से किया था। और उसी दाऊद का दलाल जो है, और उस कारण जिसको पकड़ा है, उस नवाब को बचाने के लिए आज आप उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर रखे हो, जबकि वो कोठरी में जा पहुंचा है। तो इससे सिग्नल मुंबई वाले लोगों के पास क्या भेजा गया, आप सोचो। 257 या कुछ लोग मरे थे, 1400-1500 लोग हमेशा के लिए जख्मी हो गए थे, जायबंदी हो गए थे, उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं। तो ये सब लोगों के पास आज नवाब मलिक को बचाते बचाते क्या सिग्नल भेजा गया कि हमको हराओ अगले चुनाव में, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ होता है तो शिवसेना नवाब के साथ खड़ी रहेगी, ना कि मुंबईकर के साथ। ये कितना बड़ा सिग्नल है। यानी अकेले नवाब ने और उनके साथ शरद पवार ने
मुंबई में शिवसेना को आज ही हरा दिया, जो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, उस चुनाव में पहले से शिवसेना हार गई आज। और भाऊ, अगर आपने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, आप अगर लूट-पाट में आपके मंत्री लगे हुए हैं, जो प्रूव भी हो रहा है, तो आप खामोश ही रह लो, चुपचाप रह कर के ही ये सब काम कर लो। ये जो कैमरों पर आकर के रोज़-रोज़ धमकियाँ दी जाती हैं, ये कहा जाता है कि अनिल देशमुख की बैरक में साढ़े 3 और नेता जो हैं वो भेजे जाएँगे। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करके क्या आप सामने वाले को उकसा नहीं रहे हैं कि आप हमारा बंदोबस्त करिए, हम तो मानेंगे नहीं, हम लूट-पाट भी करेंगे, हम अवैध कारोबार भी करेंगे सरकार में रहते हुए और हम आपको धमकाने की भी चेष्टा करते रहेंगे? तो एक बात सीधी होती है कि आप तभी चिल्लाते हो जब आप ज्यादा से ज्यादा डरे होते हो, नहीं तो धमकियां देने की जरूरत नहीं होती। धमकियां देने की जरूरत नहीं होती। आज ही पुतिन ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। पुतिन क्या रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां दे रहा था? बिल्कुल नहीं। बाइडेन उसको धमकियां दे रहे थे और बाइडेन क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। यूक्रेन उल्टी बातें कर रहा था रोज रोज। यूक्रेन खुद को बचा नहीं पा रहा है, लेकिन करना था वो तो पुतिन ने कर दिया। तो इससे आपको पता चलता है कि इन लोगों ने, यानी उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, उन्होंने इतने बड़बोले लोग इकट्ठा करके रखे कि ये बोलकर ही पार्टी और सरकार डुबारेंगे। बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं। बीजेपी को अपने जगह सिर्फ खड़ा रहना है। ये अपने आप हारने वाले, अपने आप हारने वाले, अपने आप अपना सरकार गवर्नमेंट डुबाने वाले। क्योंकि इनको बोलने की बहुत जरूरत होती है, करने की बीमारी है, जरूरत नहीं होती। करेगा बीमारी तो है। कुछ नहीं। तो बोलते हैं ना, गरजते वो बरसते नहीं। तो इनकी ये हालत है, वो गरजते रहते हैं हमेशा। अब देखिए, ये खुद को टाइगर बोलते हैं, शेर बोलते हैं। अरे शेर कभी शिकार करता है तो चुपचाप रहता है, क्योंकि आवाज सुनेगा तो उसकी शिकार भाग जाएगी। तो शिकार करते वक्त शेर दबे पाव जाता है, ना कि दहाड़ देते हुए जाता है। ऐसा कभी हुआ है? दहाड़ देते देते पहुंच गया। तो जो शिकार वहां कहीं चरती रहती है वो भी भाग जाएगा, हिरन होगा या कोई होगा। तो ये अजीब किस्म के शेर है। शिकार तो करते नहीं, लेकिन रोज दहाड़ते हैं बस। बार-बार लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अब कौन? भाऊ, हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि पहली बार शरद पवार के साम्राज्य पर किसी ने हाथ डाला है। अजित पवार की 3 बहनोइयों के यहाँ, उनके जो साथ के कारोबारी हैं, उनके यहाँ आईटी की रेड पड़ी है। 1400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति सीज की गई है। और अगर हम देखें तो पिछले दिनों संजय राउत पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। अनिल परब पर आरोप लग चुके हैं। जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं बिना रोक-टोक के और सेंट्रल एजेंसियाँ वहाँ अपना काम कर रही हैं, इसका फलितार्थ क्या निकलने वाला है भविष्य में? क्या देख रहे हैं आप? मैं जितने 50 साल से पत्रकारिता करता आया हूँ, महाराष्ट्र तो नजदीक से देखा है। देखिए, मैं मानता हूँ कि पहली बार किसी ने शरद पवार के करीब जाने की और कार्रवाई करने की कोशिश की। इसके पहले सरकारें आती रही, जाती रही, पवार साहब सत्ता में रहे, सत्ता के बाहर रहे, लेकिन उनका जो साम्राज्य था उसको हाथ किसी ने नहीं लगाया। वो हर किसी से एडजस्ट करते रहे। आपको याद होगा कि ये सरकार, मोदी की सरकार बनी तो पहले 1 डेढ़ साल में उन्होंने मोदी जी को बारामती में बुलाया। मोदी जी भी बड़े अभिनय अच्छा कर लेते। वो बोले पवार साहब ने तो उंगली पकड़कर पॉलिटिक्स सिखाई थी, वगैरह वगैरह। अब कल परसों इन्होंने पार्लियामेंट में सराहना की थी पवार साहब की, जी। लेकिन रेड तो उनके ही नजदीकी लोगों पर पड़ रही है। तो
एक बात पवार साहब भूल जाते हैं कि देखिए कहाँ गावस्कर तो अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन वनडे में माहिर नहीं था, वनडे में माहिर नहीं था। उस वक्त जब 73 में 83 में हमने जीत लिया वगैरह ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि जब 75 में शायद 75 में पहली 60 ओवर लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल कंपटीशन हुई थी विश्व चषक की, जी जी तो उस वक्त गावस्कर आउट ही नहीं हुए। 60 ओवर की मैच होती थी, जी 60 जी ओवर में इन्होंने 60 या 70 रन बनाए और हम हार गए, प्राथमिकी में हार गए हम। क्यों? बिल्कुल क्योंकि वहां आप कितनी आउट ना होने से मतलब नहीं है, आउट पहले बॉल पर हो जाओ, रन्स निकलने चाहिए। सही तो गावस्कर इसका मतलब गलत क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन वो वनडे में माहिर नहीं थे। तो नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी ये नया गेम लेकर आए, 2020 जैसे नया गेम है। तो उसी तरह से पवार अगर पुराने तरीके से खेलना चाहते उनसे तो फंस जाएंगे, और फंस गए। इन्होंने बीच में कहीं बोला था ना कि मैंने तो ऐसा बीजेपी को गुगली डाल दिया, महायुति को गुगली डाल दिया। अब कौन सी गुगली फेस कर रहे हैं हम देख रहे। लेकिन एक बात है कि पहली बार किसी ने पवार साहब के घोंसले में हाथ डाला है। भाव, क्या आपको लगता है कि जो एनएन वोहरा कमेटी की मीटिंग उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उस पर घोषित रूप से भले ही कोई अमल ना किया जा रहा हो, उस पर उसे लागू करने की घोषणाएं ना हो रही हो, लेकिन दिशा तो वही है जिस तरीके से एक नेक्सस रहा है महाराष्ट्र में। मुंबई चूंकि आर्थिक राजधानी मानी जाती है देश की, तो वहाँ बहुत गुंजाइश होती है इस तरह के नेक्सस की, और कुछ ही समय में करोड़पति अरबपति बन जाने की। और वो खेल कैसे होता है, इसका बहुत विस्तार से उसमें वर्णन किया गया था। क्या वो नेक्सस टूट पाएगा? और जो इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है इस समय, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, खास तौर से सेंट्रल लीडरशिप उसकी, तो क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में उस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं? और पुलिस पर भी जो जिस तरह के आरोप लगे थे, क्या पुलिसिंग भी वहां पर ठीक हो पाएगी? बिल्कुल। एक बात देखिए कि मैंने इसका जिक्र जब जब ये पहले इसके बारे में एक्सपोजर देवेंद्र फडणवीस ने किया था, तो नवंबर में उस पर वीडियो बनाया, तब उसने मैंने कि मुझे लगता है कि अगर इसकी जांच निकलेगी तो वोरा कमेटी तक जा पहुंचेगी। ये मैंने जी जी नवंबर में मेरे वीडियो में बताया है, और मुझे जी भी वो जी ध्यान नहीं था। मेरे दो श्रोताओं ने मुझे फोन कर कर बताया, आपने बिल्कुल बताया था, वो हो रहा है, जी जी वो हो रहा है। तो बात ये देखिए कि वोरा कमेटी का जो रिपोर्ट है, हम बारीकी से पवार साहब की कल की रिएक्शन सुने, तो वो पहली रिएक्शन देते वक्त रमा मलिक के बारे में उस रिपोर्टर को बोल रहे थे, आप तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, आपकी उम्र कम है, मुझ पर भी ऐसे बहुत आरोप हुए थे जब मैं जी चीफ मिनिस्टर था। जी जब वो चीफ मिनिस्टर थे उसी समय की बात पर ये काम हो रहा है। तो मैं डरा क्यों हूं, मेरे डरने की वजह क्या है, यही तो पवार साहब बता रहे हैं, लेकिन सामने वाले समझ नहीं रहे। तो उसी वक्त की बात है, तो ये मामला इतना उस वक्त गरमाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के थे नरसिंह राव, उन्होंने वोरा कमेटी की अपॉइंटमेंट की थी, जिसका रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आया, लेकिन वो तो होम मिनिस्ट्री में है। और जो कुछ कार्रवाइयां चल रही है बदले की भावना से चल रही है, ऐसा कहा जाता है, उसकी उंगली डायरेक्टली अमित शाह की तरफ दिखाई देती है। सब ब्लेम कर रहे तो अमित शाह को कर रहे। तो अमित शाह जिस ऑफिस में बैठते हैं, उस ऑफिस में तो एनएन वोरा कमेटी का रिपोर्ट पड़ा है, जो कभी पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन जिस ढंग से इस मामले को हाथ लगाया गया, मुझे लगता है कि आगे चलकर वोरा कमेटी के उस जो रिपोर्ट था
और एक बात बोलूं, पिछले साल जब अर्णब गोस्वामी का मामला जोर शोर से सुशांत सिंह राजपूत का वगैरह चल रहा था, जी तो जी उसको सबसे बड़े वकील जो माने जाते हैं हरीश साल्वे, उन्होंने अर्नब को बताया था वोरा कमेटी का रिपोर्ट निकाल के देखो, उसमें आपको एक चीफ मिनिस्टर का नाम पहले कुछ पन्नों में मिलेगा, समझे आप। जी और जी पवार जी इस रिपोर्टर को बोल रहे कि तुम तो बच्चे हो, आरोप तो जब से शुरू हो गए तब मैं चीफ मिनिस्टर था, कनेक्ट करो तो आपको पता चलेगा क्या है, वो बताने की क्या जरूरत है। भाव कल मैं देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था नागपुर से, हम्म, और उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, इसमें टेरर फंडिंग का एंगल बिल्कुल साफ है। ये पूरी तरीके से नियमानुसार की गई ईडी की कार्रवाई है, और जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने पेश कर दी गई है। हजारों करोड़ की जमीन अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक ने खरीदी, इसका कच्चा चिट्ठा आज खुल करके सामने आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस महिला की जमीन गलत कागज तैयार करके हथिया ली गई, उस महिला ने ईडी को दिए बयान में साफ कहा है उसे फूटी कोड़ी भी नहीं मिली है। और एक और महत्वपूर्ण बात भाऊ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, उन्होंने कही है कि आने वाले दिनों में अंडरवर्ल्ड को लेकर के वो कुछ और खुलासे करने वाले हैं। ये जो देवेंद्र फडणवीस के संकेत हैं भाऊ, क्योंकि 9 नवंबर को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो केवल उन्होंने इस जमीन के खरीद फरोख्त और पैसे के लेन-देन का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये दस्तावेज ईडी को, सीबीआई को, दूसरी एजेंसियों को दे रहा हूं, और शरद पवार को भी इसकी एक कॉपी भेज रहा हूं। तो देवेंद्र फडणवीस जब कोई बात कहते हैं, उसका कुछ मतलब होता है, उसकी कुछ गहराई होती है, और वो अब तो उनके विरोधी भी ये समझ गए होंगे कि आने वाले दिनों में अगर वो अंडरवर्ल्ड को लेकर के कुछ और खुलासे करने वाले हैं, तो वो कितने महंगे पड़ सकते हैं। फडणवीस ने जो बोला है उसमें दो शब्द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरर फंडिंग। जी जी FATF नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, FATF, जो पेरिस से काम करती है, इंटरनेट, हाँ पेरिस से काम करती है जो। जी हाँ, जी एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है, जो किसी देश पर सख्ती डालती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बैन करो, ये टेरर फंडिंग करती है, जी जी बराबर है ना। इसलिए पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में रखा है, क्योंकि वहां की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है वो टेरर फंडिंग करती है, याद है ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल अब देखिए, फडणवीस ने वही शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि नवाब मलिक पर आरोप है वो टेरर फंडिंग का आरोप है, और वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के है। सही। जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का और पार्टी नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो FATF के दायरे में आ सकती है। सोचिए जरा, आप सही है। सोचिए, हमको ये जो अलग 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 जो बिंदु होते हैं ना, कनेक्ट करने होते हैं पत्रकारिता में, हमको वो करना जरूरी है। तो टेरर फंडिंग के मामले में अगर ये मामला इंटरनेशनल तक गया, तो एनसीपी पर बैन करो, एनसीपी को बैन करो, ये डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर आ सकती है, क्योंकि दाऊद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, समझ रहे हैं सही। आप। बिल्कुल। कनेक्ट वो कनेक्टिविटी देखो कहां तक पहुंचती है। तो ये जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स जो है इंटरनेशनल, वहां तक इसके धागे पहुंचेंगे, और उसके बाद क्या होगा सोचो। ये जो आज यहाँ ल्यूटियंस मीडिया है, हमारा मुंबई का मराठी मीडिया है, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या चल रहा है, इसके धागे दोरे कहां तक पहुंचे। बहुत, इसलिए मैंने जो अभी डाल दिया मेरा हिंदी वीडियो,
कि बात निकली है तो बहुत दूर तक पहुंचेगी शरद पवार साहब। वो बहुत चल रहा है अभी हिंदी में वीडियो मैंने डाला है। तो लेकिन जितनी दूर तक जाएगी उतनी पवार साहब के करीब आ जाएगी, ऐसा भी मैंने उसमें बयान दिया है। देखते हैं क्या होता है। और इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भाऊ इस्तीफा नहीं लिया गया, इससे ज्यादा नहीं और नहीं, इस्तीफा जो है उसका निर्णय पवार साहब कैसे कर सकते हैं? वो तो दाऊद कर सकता है, वो तो दाऊद का बंदा है ना। वो जब दाऊद बोलेगा तब इस्तीफा देगा, पहले कैसे देगा वो? आप अपेक्षा भी कैसे करते हो? उसका निर्णय पवार साहब ना कर सकते, ना चीफ मिनिस्टर कर सकते। बहुत बड़ी बात आपने कही है भाऊ। भाऊ, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।